McAfee World. ये जो वर्ड है ना ट्रिग्नोमेट्री, ये बना कैसे है? ये एक्चुअली बना है, दो वर्ड्स को ज्वाइन किया हमने। ये वो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज वाले वर्ड्स है। किसको किसको ज्वाइन किया? एक ज्वाइन किया हमने ट्राइगॉन, और दूसरा वाला था मेट्रॉन। क्या हो रहा है यार इसमें? एक था ट्राइगॉन, दूसरा था मेट्रॉन। तो ट्राइगॉन मतलब जो होता है, ट्राइगॉन मीन्स ट्राइंगल, एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। जहां पे भी मेट्री यूज हो रही होगी ना, वो मेट्रॉन से ही आता है। ज्योमेट्री हो या कोई भी मेट्री हो, उसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है? तो जहां पे भी ट्राइंगल से रिलेटेड मेजरमेंट है, चाहे वो ज्योमेट्री का ही पार्ट क्यों ना हो, वो सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में काउंट किया जाता है। ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडिया ये है कि हम ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी मेजरमेंट होंगे वो सब कुछ यहाँ पे करेंगे। अब ट्राइंगल में जाने से पहले एक पॉइंट आता है एंगल। एंगल क्या होता है? तो एंगल बताओ, एंगल क्या होता है? अगर एंगल डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? कोई आइडिया? हाँ, सोचो, कुछ भी बताओ, जो भी तुम्हें पता हो। एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना टिल्टेड है वो पता चलता है। हाँ, एक लाइन से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दूसरा लाइन कितना टिल्टेड है वो पता चलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हॉरिजॉन्टल ही हो। दो लाइन किसी भी एंगल में हो सकती है ना? बट ठीक है, अप्रोच सही है। टिल्टेड होने का मतलब होता है टिल्टेड। अब देखो, उसी को हम लोग थोड़ा और अच्छी लैंग्वेज में बोलेंगे। हम बोलेंगे एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। मतलब यहाँ पे मेजरमेंट तो कर ही रहे हैं, किसका कर रहे हैं वो हमें देखना था। तो मैंने बताया कि हम रोटेशन का मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है? तो जैसे मैं तुम्हें ये दिखाने वाला हूँ कि सपोज एक, मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ, सर्कल बना देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पे पहले मैंने एक लाइन बनाई थी। वो अभी जैसे तुमने हॉरिजॉन्टल बोला तो मैं हॉरिजॉन्टल ही बना रहा हूँ, बट कहीं पे भी दिखा सकते हो, कैसा भी दिखा सकते हो। बट मैं पहला हॉरिजॉन्टल ही दिखा रहा हूँ। लाइन इनिशियली यहाँ थी, फिर उसके बाद मैंने उसको रोटेट करके मैं उसको यहाँ ले आया। ठीक है? तो ये आ गया हमारा इनिशियल रे। इसको हम बोल देते हैं रे ही है एक्चुअली। ये फाइनल फाइनल रे। रोटेट किया तो ये यही यही वाला रे था, वो यहाँ पे आ गया। लेकिन अब वो कितना रोटेट हुआ है ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा हमारा एंगल, कि हमने इसको कितना रोटेट किया। जैसे हम बोलते हैं ना 60 डिग्री रोटेट कर दिया, 45 डिग्री रोटेट कर दिया, 30 डिग्री रोटेट कर दिया। तो वो कितना रोटेट किया वो कहाँ से पता चलता है? वो पता चलता है एंगल से। तो एंगल जब हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, तो ये जो रोटेशन का मेजरमेंट है वो हमें एंगल से पता चलता है। उसको कैसे मेजर करेंगे वो भी आगे बताऊंगा। अब हमें ये देखना है यहाँ पे कि एंगल भी, जैसे किसी भी चीज का तुम मेजरमेंट करना चालू करो तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जरूर आएगा। एक चीज पॉजिटिव होगी, एक चीज नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जब हम एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव देखना पड़ता है। तो हम यहाँ बोलते हैं कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, कन्वेंशन है ये, जस्ट हमेशा कन्वेंशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव रखना पड़ता है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस को हम लोग बोलते हैं कि हाँ पॉजिटिव चल रहा है, और जब भी क्लॉकवाइज सेंस होगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो नेगेटिव चल रहा है। ये जस्ट एक कन्वेंशन है, हमने एक बार बना दिया तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ये है हमारी इनिशियल रे, यहाँ से हम इधर गए, एंटी क्लॉकवाइज गए, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ एंगल पॉजिटिव है। और अगर नीचे जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? एंगल नेगेटिव है। मतलब अगर ऐसा दिख रहा है हमें, ये इनिशियल रे दिख रहा है, और मैं इसको इधर लेकर के जाता हूँ, तो ये जो आएगा ये दिस इज पॉजिटिव,
और अगर ये ऐसा बना हुआ है और यहाँ से नीचे आएगा तो दिस इज नेगेटिव। ये भी समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब एंगल मेजरमेंट का जो सिस्टम होता है, कौन से सिस्टम्स हम लोग फॉलो करते हैं? तो सबसे पहला सिस्टम जो है, दैट सिस्टम इज नोन एज ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम। और इसी से मैच करता हुआ एक सिस्टम और होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। अपना इंडियन सिस्टम सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है? इसको हम बोलते हैं सेक्सेजेसिमल सिस्टम, ठीक है? और इसको हम बोलते हैं सेंटेजेसिमल सिस्टम। ओके, अब इसका मतलब क्या है? सेक्सेजेसिमल और सेंटेजेसिमल का मतलब क्या है, तो वो भी देख लेते हैं। भाई जब भी एंगल मेजर करना होगा, सपोज हमारी कोई इनिशियल रे है और हमें एंगल मेजर करना है, मैं दोनों के बीच में ये बना देता हूँ, तो मैक्सिमम मेजरमेंट कितना होगा उस रे का? अगर हमें एंगल मेजर करना है, सोच के देखो मैक्सिमम एंगल कितना बना सकते हैं। जैसे ये इनिशियल रे थी, हमने इसको रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट होते 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 ये फिर यहीं पे आ गई। रोटेट करोगे तो एक टाइम ऐसा होएगा ना जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और वो रे वापस वहीं पे ही आ जाएगी, तो यही तो होगा। तो हमने रोटेट किया और ये वाली रे घूम करके यहाँ पे वापस आ गई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो वन कंप्लीट रोटेशन का मतलब है कि वन कंप्लीट सर्कल। वन कंप्लीट रोटेशन का मतलब है वन कंप्लीट सर्कल। तो मैं ये देखता हूँ ब्रिटिश सिस्टम में क्या किया इन लोगों ने। इन्होंने वन कंप्लीट रोटेशन यानी कि पूरे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है? और उसमें से जो एक पार्ट था उसको इन्होंने कहा कि इसको हम बोलेंगे डिग्री, 1 डिग्री। ये चल क्यों नहीं रहा यार ठीक से, एक सेकंड को यार। इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री, ठीक है? या ऐसा भी डिनोट कर सकते हो 1 डिग्री। फिर क्या हुआ? अब जैसे 360 इक्वल पार्ट बन गए होंगे यहाँ पे, लेकिन अभी अभी और हमें फर्दर कैलकुलेशन करनी है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, और फिर उस पार्ट को, उसमें से जो एक पार्ट आ रहा था उसको बोल दिया 1 मिनट। अब ये टाइम वाला मिनट नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, उसको डिनोट ऐसे करते हैं। और फिर यहां से जो 1 मिनट, अब फर्दर कैलकुलेशन करनी, तो यहां से जो 1 मिनट आया उसको इन्होंने फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये अंग्रेजों के दिमाग में क्या चल रहा था किसी को पता नहीं है, लेकिन ये ऐसा करते चले जा रहे थे। तो फिर वो जो 1 पार्ट आया, इसमें से जो 1 पार्ट आया उसको इन्होंने बोल दिया 1 सेकेंड, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसके बाद इनको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत पड़ी नहीं, तो अभी तक इन लोगों ने डिवाइड किया नहीं है, आगे जरूरत पड़ेगी तो इसको भी डिवाइड करेंगे, ठीक है? अब अगर कोई जैसे पूछे कि बताओ यहाँ पे राइट एंगल क्या होता है, तो जैसे हम बोलेंगे डिग्री वाला हम लोगों ने शुरू से पढ़ा हुआ है। एंगल में डिग्री डिग्री तो तुमने पढ़ा होगा ना, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। प्रोट्रैक्टर आता है तो उसके ऊपर भी वही बना रहता है। तो जब तुमसे कोई राइट एंगल की बात करता है तो तुम फौरन क्या बोलते हो? इट इज 90 डिग्री। बट राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री नहीं है, राइट एंगल का मतलब होता है क्वार्टर सर्कल। एक्चुअल मीनिंग होता है क्वार्टर सर्कल। तो अगर क्वार्टर सर्कल बन गया, उसमें जितना भी आ रहा होगा, तो ब्रिटिश सिस्टम में उसमें क्या आता है? 90 डिग्री आता है। अब फ्रेंच वालों ने क्या किया? फ्रेंच वालों ने सब कुछ कॉपी पेस्ट मारा है, पता नहीं पहले किसने बनाया होगा। बस 360 इक्वल पार्ट्स की जगह पर इन्होंने क्या कर दिया? 400 इक्वल पार्ट्स कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे जो 1 पार्ट था उसको इन्होंने 1 डिग्री नहीं बोला, बल्कि बोला 1 ग्रेड, और उसको ऐसा डिनोट कर दिया, 1 ग्रेड के लिए जी लगा दिया। नाउ फिर उन्होंने क्या किया? 1 ग्रेड को अब 60 पार्ट में नहीं किया, इन्होंने थोड़ा और छोटा मेजरमेंट देखने के लिए इसमें इन्होंने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
और फिर यहां से जो पार्ट आया वन पार्ट, उसको इन्होंने नाम वही दिया मिनट, 1 मिनट। लेकिन इनका वाला मिनट और उनका वाला मिनट में बहुत डिफरेंस है, वो दोनों सेम नहीं है, सिस्टम ही अलग अलग हो गया। फिर यहां से जो 1 मिनट आया, इसको इन्होंने क्या बोला, फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और फिर यहाँ पे जो पार्ट आएगा उसको हम बोलेंगे, जो भी एक पार्ट आ रहा होगा उसको हम बोलेंगे 1 सेकेंड, और उसको ऐसा दिखा दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम इनके राइट एंगल की बात करें तो जरा मुझे बताओ कि इनके राइट एंगल में क्या आएगा। सोचो और बताओ। क्योंकि राइट 100 एंगल डिग्री। 100 ग्रेड, हाँ, इनके राइट एंगल में आएगा 100 ग्रेड, क्योंकि कंप्लीट सर्कल 400 पे जा रहा है, तो क्वार्टर सर्कल कितने पे जाएगा, 100 ग्रेड पे जाएगा। मतलब जो भी कंप्लीट होगा उसका डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। अब ऊपर देखो 360 डिग्री था, हमने डिवाइड बाय 4 करके 90 डिग्री बना दिया। यहाँ पे 400 ग्रेड है, डिवाइड बाय 4 करोगे तो ये 100 ग्रेड आने लगेगा। बेसिक आइडिया क्या है कि हमें क्या कंप्लीट करना है, हमें क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करना है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब जब इंडियन सिस्टम पे आते हैं ना, तो इंडियन सिस्टम पे आने से पहले हम एक चीज और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इंडियन सिस्टम पे आने से पहले? हम पढ़ते हैं कि, चलो डायरेक्टली आ ही जाता हूँ, इंडियन सिस्टम पे ही आ जाता हूँ, और बेस्ट यही वाला है, इंडियन सिस्टम, और इसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ये क्या बताता है? ये बोलता है कि एंगल मेजर करने का एक तरीका है, बस वो एक फॉर्मूला देख लो, उससे तुम्हें फिर इसको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो फॉर्मूला क्या है, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सर्कल बना देता हूँ एक बार और। ये हमने लाइन बना दिया, और ये बनाया हमने कोई एंगल। ठीक है, तो ये जो आर्क आया ना, ये वाला आर्क, आर्क लेंथ, और ये जो एंगल है, इसमें एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। वो बोलता है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा आर्क लेंथ भी उतना ही बढ़ेगा, तुम एंगल बढ़ाते जाओगे आर्क लेंथ बढ़ता जाएगा। और इनको बीच में रिलेट करने के लिए उसने रेडियस यूज कर लिया, तो इसने क्या बोला कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। मतलब कि थीटा इक्वल टू, आर्क लेंथ है एल और रेडियस है आर, एल बाई आर। और यहाँ पे जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो होता है रेडियंस में, वो डिग्री और ग्रेड नहीं है, वो रेडियंस है। यहाँ पे हमने कोई डिवीजन नहीं किया। अब तुम चाहे कितना भी छोटा एंगल लो, कितना भी बड़ा एंगल लो, कैसा भी एंगल लो, वो हमेशा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसलिए इस केस में हमें कभी डिवीजन की जरूरत पड़ी ही नहीं, कभी भी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, अब जैसे अगर मुझे वन कंप्लीट सर्कल देखना हो, तो वन कंप्लीट सर्कल जो होगा, तुम ध्यान से देखो, मैं क्या बोलूंगा, वन कंप्लीट सर्कल के लिए आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, उसका पेरीमीटर 2 पाई आर, डिवाइड बाय रेडियस करोगे तो आर, कैंसिल करोगे तो क्या आ गया, 2 पाई रेडियन। सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, वन कंप्लीट सर्कल। अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे वन राइट एंगल देखना है, तो वन राइट एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, इसका डिवाइडेड बाय 4, यानी कि पाई बाय 2। तो यहाँ पे जो राइट एंगल होता है वो क्या आ जाता है, पाई बाय 2। यहाँ पे एक और चीज भी है, वो क्या है, वो है ये जो आर्क बनाया ना मैंने, ये आर्क की वजह से जो सेक्टर बना है, इस सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, ये वैसे इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर आता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द सेक्टर, ये वाला थीटा। तो ये याद रखना, क्योंकि ये आगे कई सारे क्वेश्चन में यूज होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बता दिया। सो फिलहाल अभी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ये बेसिक्स है।
अब जरा फटाफट इसको नोट करना शुरू कर दूं। ओके, अब इसमें से जो एक सिस्टम है फ्रेंच सिस्टम, वो हम कहीं यूज नहीं करते जनरली। हम लोग जो दो सिस्टम से डील करते हैं उनमें से एक है ब्रिटिश सिस्टम और दूसरा अपना सर्कुलर सिस्टम, इंडियन सिस्टम। तो अब क्या करें, इसमें एंगल्स में हम जरा एक रिलेशन बना लेते हैं। वहां पे जो कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, अभी हम लोग रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन बना रहे हैं। इसको चाहो तो मैं ऐसे लिख भी देता हूँ, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो क्या होगा, हमें पता है कि दोनों का वन कंप्लीट सर्कल जो जिसमें हो रहा होगा उसी को कंपेयर कर दो। तो डिग्रीज में वन कंप्लीट सर्कल का मतलब क्या होता है, 360 डिग्रीज, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है वो, दैट इज 2 पाई रेडियंस। ये याद रखना कि ये इक्वल नहीं है एक्चुअली, दिस इज इक्विवेलेंट, क्योंकि हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम्स के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो यूनिट्स है ना, ये अलग अलग यूनिट है। इसलिए अब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं ना कि लीटर क्यूब को हम लोग लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, तो लीटर और सेंटीमीटर क्यूब दो अलग अलग सिस्टम हो गए। वैसे यहाँ पे डिग्री और रेडियन हम सेम ही क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग सिस्टम है। कई लोग क्या करते हैं, 360 डिग्री को समझ लेते हैं कि वो इक्वल है। तो ये पाई वही वाला वैल्यू है, 3.14 वाला वैल्यू है। तो ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। तो अगर यहाँ पे मैं देखूंगा तो मुझे क्या दिख रहा होगा, अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो सबसे अच्छा मेथड यही होता है याद करने का, 180 डिग्रीज इज सेम एज पाई रेडियंस। यहां से तुम याद रख सकते हो उसको। अब अगर मुझे 1 डिग्री चाहिए होगा, यूनिटरी मेथड यूज करो। सो 1 डिग्री विल बी पाई बाय 180 रेडियंस। 180 डिग्री पाई था, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180। अब अगर मैं बोलूंगा थीटा डिग्रीज है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तुम क्या बोलोगे, थीटा इंटू पाई बाय 180 कर दो, और यहां से जो भी कुछ आएगा दैट इज रेडियंस में आ जाएगा। या अगर इसी को उल्टा करते, थीटा रेडियंस में होता और वहां डिग्री में कन्वर्ट करना होता, तो थीटा रेडियंस, और इधर से 180 उधर और पाई नीचे लेकर के जाओ तो क्या आ जाएगा, थीटा इंटू 180 अपॉन पाई, दिस मच डिग्रीज। हमें जो दो फॉर्मूले याद रखने वो यही वाले याद रखने जो लास्ट में मैंने तुम्हें बताया। वैसे उसको बाय ऐड करने का मेथड तो है ऊपर तुम्हारे पास ऑलरेडी, लेकिन क्या याद रखना है, ये और एक ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि सपोज 30 डिग्री है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इवन इसमें मैं काफी सारे तुम्हें ही दूंगा करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ कन्वर्ट इनटू रेडियंस, ठीक है। उसने दिया 30 डिग्री, फर्स्ट पार्ट में उसने दिया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को अगर मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज सेम एज 30 इंटू ये वाला फॉर्मूला, यानी कि पाई बाय 180 करोगे तो पाई बाय 180 करोगे, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 6। सो पाई बाय 6 रेडियंस आ जाएगा। 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6। ये तुम्हें अब याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जो होगा ना, एंगल कभी पाई में यूज हो रहा होगा, कभी डिग्री में यूज हो रहा होगा, तो तुम्हें बिल्कुल अपने नाम की तरह याद होने चाहिए। कोई पूछे तुम फटाफट बता दो, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं कुछ और इंपॉर्टेंट एंगल्स दे रहा हूँ, वो सारे के सारे तुम लोग एक बार बनाओ जरा जल्दी से, सबको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। 15 डिग्री है एंड 45 डिग्री है। पहले तो इंपॉर्टेंट डाल देते, 45, 60 और 90, 120 डिग्री, 135 डिग्री, ये सब वो वाले हैं जिनके वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। 180 डिग्री, 225 डिग्री। इसके अलावा और कौन सा, 18 डिग्री भी तुमसे पूछा जा सकता है कभी कभी, 75 डिग्री पूछ सकते हैं। तो इतने डिग्रीज दिए हुए हैं, इनको सबको रेडियंस में कन्वर्ट करो पहले तो। ठीक है, बस मुझे वैल्यूज बता दो। 15 डिग्री कितना आया, पाई बाय 12 रेडियन। पाई बाय 12। 45 डिग्री, पाई बाय पाई बाय 4। 4। ओके। देन नेक्स्ट 60 डिग्री,
π/3 90 डिग्री तो मैंने पहले ही बता दिया था, π/4 है। 120 डिग्री 120 कितना है? π/3 π/4 कैसे? नहीं 90 डिग्री ओ π/2 π/2 है, सॉरी π/2, सॉरी माय मिस्टेक। 135 डिग्री 3 3π/4 150 डिग्री 5 π/6 5/9 5 π/6 10 नहीं 9 लेकिन क्यों आ रहा है तेरे पास? 150 डिग्री में π/2 180 डिग्री तो पाई होगा। 225 डिग्री 5 π/4 5 π/4 18 डिग्री π/10 5/10 और 75 डिग्री 5 π/12 5/12 ठीक है। तो मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया कि ये कैसे निकाला जाता है। तो अब ये जितने भी वैल्यूज है ना, ये सब अच्छी तरीके से लर्न कर लो, बाय हार्ट कर लो, ये तो तुम्हें याद रहने ही चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन जो राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या बनाने की बात कर रहा हूँ, वो हम कहीं पे भी बना सकते हैं। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज भी करूंगा आगे जाकर के, मैं इसमें फिर बताऊंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया, कोई स्पेसिफिक एंगल है थीटा, वी कैन से थीटा 60 डिग्री और 15 डिग्री, व्हाटएवर, कुछ भी फिक्स एंगल है। तो उसके लिए अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, भले ही वो एंगल कहीं पे भी यूज हो रहा हो, जैसे सपोज यही सेम एंगल जो थीटा है वो कहीं इस ट्राइंगल के अंदर यूज हो रहा है यहाँ पे सपोज, और यहाँ पे राइट एंगल बन भी नहीं रहा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि राइट एंगल जैसे ही तुम बनाओगे, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कहीं पे भी बना लो, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल इस थीटा के लिए बनाया जाएगा तो इसका परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इन तीनों का जब हम रेशियो देखेंगे तो वो हमेशा एक फिक्स रेशियो आता है। मतलब अगर मैं p/h का रेशियो देखूंगा इस पर्टिकुलर थीटा के लिए, तो वो हमेशा कांस्टेंट आने वाला है। अब वो भले ही तुम ये वाला p/h यूज करो, चाहे इधर वाला करो, चाहे तो मतलब कितने भी ट्राइंगल बनाते रहो, लेकिन p/h का रेशियो हमेशा सेम आने वाला है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि थीटा राइट एंगल ट्राइंगल में यूज हो रहा हो या किसी भी एंगल, किसी भी ट्राइंगल में यूज हो रहा हो, उसका p/h वाला रेशियो सेम ही रहेगा। उसका राइट एंगल अगर तुमने बनाया कभी भी, तो p/h का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। तो इस p/h के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ थीटा, और शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं, साइन थीटा। इसको सिन थीटा मत पढ़ लेना, साइन थीटा है, ठीक है। इसी तरीके से b/h मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो होता है वो भी कांस्टेंट आता है, और हम उसको बोलते हैं कोसाइन ऑफ थीटा या फिर कॉस थीटा। और तीसरा p/b, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा या फिर tan थीटा, ठीक है। ये सब फिक्स रेशियोज ही आने वाले हैं। अब इनके रेसिप्रोकल भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अभी साइन का था, अगर मैंने p/h फिक्स बोला तो ऑब्वियसली h/p भी फिक्स होगा। तो अगर तुम h/p बोल दोगे उसको, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर बोलोगे, तो इसको हम बोलते हैं कोसेकेंट ऑफ थीटा, और शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा जो होता है दैट इज 1/sin थीटा होता है। ये एक तरीके की आइडेंटिटी होगी है। इसी तरीके से कॉस का अगर हम उल्टा करेंगे, h/b करेंगे, सो दिस इज नोन एज सीकेंट ऑफ थीटा, और इसी को हम बोलते हैं सेक थीटा। और सेक थीटा जो होता है दैट इज 1/cos थीटा। और p/b का रेसिप्रोकल b/p बना दिया, दैट इज कोटेंजेंट ऑफ थीटा। शॉर्ट में हमने इसको बोल दिया कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम बोल सकते हैं 1/tan थीटा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ टर्म्स मैंने बता दिए। इसके अलावा अब तुम्हें कोसेक और साइन, सेक और कॉस और कॉट और tan का रेशियो पता चली गया है, रिलेशन पता चल गया है।
tan theta can also be written as sin theta upon cos theta. अगर तुम sin theta upon cos theta करके देखोगे, sin upon cos करके देखो, p by b ही आने लगेगा. तो सिमिलरली cot theta can be written as cos theta upon sin theta, क्योंकि वो तो उसका रेसिप्रोकल है, तो ऐसा आ जाएगा. ठीक है. इसके अलावा एक दो चीजें और हैं, वो भी मैं बता देता हूं. एक टर्म यूज होता है वर्स साइन थीटा, वर्स साइन थीटा. ठीक है. और ऐसे एक टर्म होता है कोवर्स साइन थीटा. रेयरली कभी यूज होते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, अगर कभी यूज हो जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है. वर्स साइन थीटा का मतलब 1 माइनस साइन थीटा, और इसका मतलब 1 माइनस. एक बार मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत रेयरली यूज होते हैं, तो मैं कभी यूज भी नहीं करता हूँ, लेकिन एक बार कंफर्म कर देता हूँ तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ होने से तो अच्छा ही है. बाकी तुम लोग नोट कर लो एक बार. हाँ देखो, उल्टा है एक्चुअली ये. वर्स साइन थीटा जो है ना, पहली बात तो यहाँ पे दो एस नहीं है, एक ही एस है. कोवर साइन थीटा, वर्ड साइन थीटा में यहाँ पे आता है 1 माइनस कॉस, और यहाँ आता है 1 माइनस साइन, तो ये भी याद रखो. ये एक्चुअली बहुत रेयरली, कभी आज तक तो कभी यूज नहीं हुआ जेई में, लेकिन मुझे एक बुक में दिखाई पड़ा था, तो मुझे लगा कि यार कभी अगर मान लो पूछ लिया जाए तो उसको हम कवर कर लेते हैं. तो वर्ड साइन थीटा, कोवर साइन थीटा ऐसा होता है. तो ये हमारे पास बेसिक आइडेंटिटीज हैं, इनको फटाफट नोट करो, फिर आगे चलते हैं. हाँ पहले 6 लिखो. मैंने तुम्हारी क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज में एक तो वार्म अप एक्सरसाइज करवाई होगी, और एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाई थी या नहीं करवाई थी? वो भी करवा दी थी ना. लीन मोड बचा हुआ है फिर तुम लोगों का भी. उसका नेक्स्ट एक्सरसाइज लीन मोड होगा ना, लीन मोड बचा हुआ है. लीन मोड में शायद 30 क्वेश्चन थे.
नोट किया? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब आइडेंटिटीज की बात करेंगे। रेशियोज तुम्हें पता चल गए कि क्या क्या रेशियोज होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटीज क्या होते हैं? तो देखो, कुछ आइडेंटिटीज तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, जो मैंने ऊपर बता दी है, वो रेसिप्रोकल वाले आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे मैं 2-3 आइडेंटिटीज और बताने वाला हूँ, लेकिन वो 2-3 आइडेंटिटीज में आइडेंटिटी सिर्फ एक ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम लोग इसको भी बोल देते हैं आइडेंटिटी सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बट ये आइडेंटिटी है नहीं, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू होती है, जबकि ये वाली जो वैल्यूज हैं वो वैसे तो सारे थीटा के लिए ट्रू है, लेकिन थीटा अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल हो गया तो ये ट्रू नहीं है, क्योंकि पाई बाय 2 पे ये भी डिफाइन नहीं है, ये भी डिफाइन नहीं है। इसलिए हम इसको कंप्लीटली आइडेंटिटी तो नहीं बोल सकते, लेकिन थीटा के सारे वैल्यूज के लिए ट्रू हो रहा है, इसलिए हम इसको इस कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन इसके अपने बहुत सारे यूज हैं। जैसे एक तो हम क्या कर सकते हैं, कई बार हमें लिखना होता है सेक्स स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको ऐसा भी यूज किया जा सकता है। या सिर्फ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी बोल सकते हैं। या अगर हम इसी को फैक्टराइज कर लें तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। सो हम क्या बोल सकते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, और सेक थीटा माइनस tan थीटा निकालोगे अगर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और कई बार क्वेश्चन में ये यूज भी होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि एक ही आइडेंटिटी है, लेकिन हम कितनी तरह से यूज कर सकते हैं वो समझ में आना बहुत जरूरी है। ऐसे यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है, अगर मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो मैं बोलूंगा साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो वी कैन से दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो इसके यूजेस है ना, ये तुम्हें पता होने बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइडेंटिटी देखने में सिर्फ इतनी सी होती है, लेकिन उसके बहुत सारे यूज होते हैं, वो सब हमें मालूम होने चाहिए। अब जैसे थर्ड में चलता हूं मैं। थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखने में ये इतनी आइडेंटिटी दिखाई पड़ती है, लेकिन ये भी एक्चुअल में आइडेंटिटी है नहीं, क्योंकि ये भी थीटा की कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होती है। एंड भाई अभी आगे बताऊंगा, जब ग्राफ बताऊंगा तो बताऊंगा कि क्यों नहीं ट्रू होता है। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आइडेंटिटी। अगर मुझे सपोज कभी कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना पड़ जाए तो मैं बोलूंगा इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना पड़ जाए, सो वी कैन से दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बहुत यूज होते हैं यार, ये जो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, आईटीएफ में इतना यूज होगा, इतना यूज होगा कि मैं बता नहीं सकता ये सब चीजें। इसी को अगर मैं फैक्टराइज कर लेता हूं तो मुझे क्या मिल रहा होगा, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, और वो क्या आने वाला है 1। तो यहां से अगर मैं रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी बनाऊंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि cosec थीटा प्लस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। और अगर cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इतना सब कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज के फॉर्म में आ जाता है। अब बात आती है कि आइडेंटिटी डिराइव कैसे हो रही है। वैसे डेरिवेशन तुमसे रेयरली कोई पूछे, लेकिन अगर कोई पूछना भी चाहे तो तुम बता सकते हो, क्योंकि डेरिवेशन डिफिकल्ट है नहीं इसका। यहाँ पे देखना ध्यान से, ये तुम्हें दिख रहा है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तुम्हें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर मैं एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा पी बाई एच होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा बी बाई एच होल स्क्वायर। P by h is what? Sin theta. B by h is what? Cos theta. तो ये क्या बन गया, sin square theta plus cos square theta equal to 1।
इसी तरीके से एक बार b स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी, p स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक आइडेंटिटी, मतलब सारी यहीं से ही बन जाती है। तो डेरिवेशन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट हाँ ये जरूर है कि आइडेंटिटीज जो मैंने लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत रोल है उसमें। तो एक बार जरा इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। यार ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं अपने पास आगे के लिए, यही आइडेंटिटीज जो मैंने ऊपर बताई है वही तुम्हें यूज करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चंस देख लो कितने क्वेश्चंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस आर देयर एंड आई एम गिविंग यू 35 मिनट्स टू सॉल्व देम। और एक चीज याद रखना, पहला रूल, सबसे पहला रूल ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता है, इसलिए आपको अलग अलग तरीके से कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके से। अगर एक तरीके से नहीं आ रहा तो दूसरा ट्राई करो, दूसरा नहीं आ रहा तो तीसरा ट्राई करो। ट्रिगो में और इंटीग्रेशन में यही रूल चलता है। ये क्वेश्चन हमें हर तरीके से ट्राई करना होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का करेक्ट मेथड ढूंढने के बजाय रॉन्ग मेथड ढूंढना ज्यादा जरूरी होता है, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें एग्जाम में क्या नहीं करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करो, जहां से भी स्टार्ट कर सकते हो वहां से स्टार्ट करो, जो भी फॉर्मूला तुम्हें समझ में आता है वो सब लगाओ, और कम से कम कुछ नहीं करोगे, अगर क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारा अटेम्प्ट इतना होना चाहिए कि एक पेज तो पूरा भरा होना चाहिए कैलकुलेशन से, भले ही कुछ भी कैलकुलेशन करते रहो, इतना तुम्हें एफर्ट इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू 35 मिनट्स, और 35 मिनट्स में तुम लोग कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है मैं वो बता देता हूँ। एक ये क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, अगर तुमने दिमाग लगा लिया तो जल्दी हो जाएगा। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है बट लेंदी है, अगर तुम कैलकुलेशन से डर गए तो तुम नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन से डरना नहीं है, कैलकुलेशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक टाइम पे खत्म होगा। ये वाले जो दो क्वेश्चन है ये थोड़े कैलकुलेटिव है, बट हो जाएंगे आराम से। बाकी सारे क्वेश्चन तो इजी इजी है, पहले दूसरे वाले पे तो बहुत इजी है, ठीक है। तो स्टार्ट कर दो जल्दी से, टाइम देख लो एक बार, टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 2:07। मैं इसको 2:05 काउंट कर रहा हूँ, 2:05 2:35 2:45 तक का टाइम दे रहा हूँ मैं तुम्हें, 2:45 तक का टाइम दे रहा हूँ, शुरू हो जाओ बस। चलो यार अब ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया। कितने क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट के दोनों पार्ट हुए या नहीं हुए? सिर्फ फर्स्ट वाला हो गया और सेकंड? सेकंड। अनन्या तुमने क्या किया ये बताओ। हाँ हो गया, फर्स्ट और सेकंड हो गया है, सेकंड का लेकिन वो सेकंड पार्ट नहीं हुआ है। नहीं नहीं, मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में तुमने क्या किया है? सेकंड पार्ट में cos 6a है ना, मतलब हाँ cos टू द पावर 6a है, तो उसको cos स्क्वायर a का होल क्यूब लिखा है, और ऐसे ही sin का sin स्क्वायर a का होल क्यूब। फिर हाँ cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a को पूरा एक टर्म लिया, तो फिर वो cos क्यूब प्लस sin क्यूब हो गया, तो फिर उसमें वो वाला फॉर्मूला लगाया, तो फिर 1 आ गया था। वेट 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 वेट, तुमने पहले क्या किया, cos स्क्वायर ए होल क्यूब लिखा प्लस प्लस sin स्क्वायर ए होल क्यूब लिखा। हाँ प्लस 3 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, हाँ तो ठीक है, वो 1 प्रूव करना है। लिखा लेना। अब उसके बाद फिर cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का होल क्यूब माइनस 3 cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a cos ठीक है, स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, तो फिर ऐसे किया। तो ये एक्चुअली तुमने, इसने क्या किया, इसने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, वही लगाया ना। हम्म तो इसने वो करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। तो इसने लगाया ए प्लस बी माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसा लगाया इसने। तो हमने क्या किया, ये तो हमारा 1 बन जाएगा, ये आ जाएगा -3 cos स्क्वायर है sin स्क्वायर है। अच्छा ये वाला टर्म हमने लिखा नहीं, ये भी है अपने पास, वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, हाँ वो पूरा कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली। और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो फिर हाँ तो ये cos स्क्वायर है वो sin 1 स्क्वायर ऐसे। है यहाँ रहेगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस 3 sin स्क्वायर हाँ है cos स्क्वायर है भी दिख रहा होगा,
तो ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा 1। ठीक है मानसी, क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट और सेकंड हो गए। सेकंड ट्राई कर रही हूँ। फर्स्ट वाला हो गया। फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट वाला कर रहे थे वो, लेकिन आया नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, क्योंकि फॉर्मूला भी तुम लोगों को उतना प्रैक्टिस नहीं हुआ ना, इसलिए हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा हो। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है। और हमें tan और cot में लाना है, तो तुम सेक को पहले tan में लेकर के आओ, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कोसेक को cot में लेकर के आओ तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट ओवर tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए प्लस 2। सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट ओवर tan ए प्लस cot ए होल स्क्वायर। क्योंकि इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए cot ए, और tan ए cot ए तो 1 हो जाएगा ना, tan ए cot ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो वो 2 ही रहेगा। अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा मॉड ऑफ tan ए प्लस cot ए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, तो तुम लोग अभी क्वेश्चन 2 तक ही पहुंचे थे क्या? 2 का फर्स्ट पार्ट किया था तो फिर उसमें मतलब आया नहीं, तो फिर थर्ड वाला सॉल्व करने लगे थे। तो थर्ड वाला हुआ? नहीं, थर्ड वाला किया, कुछ तो किया, लेकिन वो आया नहीं आंसर। यार तुम लोगों का स्पीड बहुत स्लो है, तुम लोग बहुत आराम आराम से लिखते हो। राइटिंग बनाने लगते हो क्या उसमें कि कर्सिव राइटिंग में ही आना चाहिए पूरा कैलकुलेशन? चलो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऐसा लिखा हुआ है tan ए प्लस sec ए, न्यूमरेटर को तो मैं टच भी नहीं करने वाला, -1, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1। अब देखो ये जो ये लिखा है ना, ये वाला टर्म लिखा है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये आ जाएगा sec ए माइनस tan ए। इन दोनों में से सिर्फ मैंने माइनस कॉमन निकाला है, या माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी तुम्हें टर्म ऐसे ही दिख रहा होगा। अब न्यूमरेटर को मैं लिखा रहने देता हूँ tan ए प्लस sec ए -1, और डिनोमिनेटर में मैं क्या रखूंगा sec ए माइनस tan ए। मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है 1 अपॉन sec ए प्लस tan ए होता है। अब एलसीएम ले लो, तो न्यूमरेटर एज इट इज अभी भी एज इट इज, उसको हम टच ही नहीं कर रहे, और यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो मुझे क्या दिख रहा होगा sec ए प्लस tan ए -1 अपॉन sec ए प्लस tan ए आ रहा होगा, उसको हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ रख लेते हैं। अब ध्यान से देखो, ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ मिलेगा हमें sec ए प्लस tan ए। इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। sec क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, और tan क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए मैं बोल रहा था कि कम से कम 3-3, 4-4 स्टेप ट्राई करो, जब भी गलत भी हो रहा है तो भी वहां तक करो जहां तक के आंसर मिलना बंद नहीं हो जाता, पर ट्राई करना बहुत जरूरी है। यहाँ अगर कैलकुलेशन से हम एक स्टेप पीछे गए तो समझ लो क्वेश्चन से ही गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ऐसा लिखा हुआ है। सो हम लोग बोल सकते हैं साइन एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। और उसके अलावा हमें जो प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ है cos रेज टू द पावर 12x प्लस क्या क्या लिखा हुआ है यार, एक बार मुझे जल्दी से बताओ जरा। cos 10x cos 10 10x plus cos 8x हाँ, plus cos 6x
यहाँ पे 3 भी लिखा होगा ना, 3 cos 10x और 3 cos 8x है, अभी -1 आगे लास्ट में, cos 6x के बाद -1। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो 3-4 टर्म दिए हुए हैं पहले तो इनको ही एडजस्ट करते हैं, और जो ऊपर वाली कंडीशन है उसको लास्ट में यूज करेंगे। ये मुझे दिख रहा है अगर मैं cos रेज टू द पावर 4x लिख दूं तो ये मुझे उसका होल स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, और इसको मैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, सॉरी होल क्यूब नॉट होल स्क्वायर, होल क्यूब, cos स्क्वायर x का होल क्यूब, -1 को मैं यही रहने देता हूँ। ये दोनों में 3 दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे ये देखते ही साथ वो याद आया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी जैसा बनना चाहिए। तो अगर मैं इसको a और इसको b ले रहा हूँ तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, cos 6x। अगर इन दोनों में से मैं cos 6x कॉमन निकाल दूं 3 एंड cos 6x कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ पे दिख रहा होगा cos पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला अगर पता होगा तो दिमाग तुरंत चलता है, जैसे ये फॉर्मूला लिखा हुआ था तो मेरा दिमाग चला कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होना चाहिए, और मैंने ट्राई करके देखा और वो बन भी रहा है, a क्यूब बी क्यूब 3 a इंटू बी a प्लस बी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी होल क्यूब -1। अब हमारे पास ये कंडीशन यूज करने का टाइम आ गया। देखो cos स्क्वायर x की जगह अगर हम sin x रखेंगे तो हमें बहुत कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन यहाँ पे देखना अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, sin स्क्वायर x करूं तो मुझे क्या मिलेगा, cos पावर 4x। और अगर cos पावर 4x की जगह पर मैं sin स्क्वायर x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा होगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल क्यूब -1। So now it is what? It is 1 minus 1, that is 0. ठीक है, तो हमारे पास हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला था क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए डरना मत। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, और मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि सेक को हम 1/cos और cosec को 1/sin कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में वही करने वाला हूँ। सेक की जगह पर लिखूंगा 1/cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, प्लस यहाँ पे कोसेक की जगह पर लिखूंगा 1/sin स्क्वायर अल्फा, क्योंकि सब कुछ हमें साइन में ही लेकर के आना है, इसीलिए साइन और कॉस में लेकर के आना है, इसीलिए मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। और बाहर ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको मैं एज इट इज यहाँ पे रखा रहने देता हूँ। अब जब तुम इसका एलसीएम लोगे तो ये cos स्क्वायर अल्फा ऊपर चला जाएगा एलसीएम के बाद, और नीचे आ रहा होगा 1 माइनस cos पावर 4 अल्फा, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन पावर 4 अल्फा। ठीक है, और cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा भी ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। इसके बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों में अप्लाई किया जा सकता है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा को हम लोग sin स्क्वायर अल्फा बोल सकते हैं इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा। और यहाँ पे क्या होगा, sin स्क्वायर अल्फा ऊपर रहने दो, नीचे करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को cos स्क्वायर अल्फा बोल सकते हैं इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और यहाँ आएगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम क्या करें, अब ये cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल रहा होगा cos पावर 4 अल्फा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा। और जब ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, मिल रहा होगा साइन पावर 4 अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्या करें, अब तो कोई फैक्टराइजेशन कुछ दिख नहीं रहा, तो अब एलसीएम ले लेते हैं। मतलब जो भी दिखे वो करना शुरू कर दो। वहां पे एलसीएम लोगे तो क्या दिखेगा, 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये वाला टर्म वहां मल्टीप्लाई करोगे तो cos पावर अल्फा 4 अल्फा प्लस cos पावर 4 अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। और ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज साइन पावर 4 अल्फा प्लस साइन पावर 4 अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। इतना आ गया। अब इसके बाद हम क्या करें, तो
डिनोमिनेटर को तो मल्टीप्लाई करके ओपन कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो चाहिए था वो हमें इसको इसके मल्टीप्लीकेशन से मिल जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करके ओपन करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये मिल जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या है, ये पावर 4 वाला टर्म अलग रख लेता हूं मैं, कॉस पावर 4 वाला अल्फा यहाँ रख लिया, साइन पावर 4 अल्फा मैंने यहाँ पे रख लिया। ये टर्म और ये टर्म में से अगर मैं साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन निकालूंगा, जो कि मुझे दिख रहा है कॉमन, तो कॉमन निकालूंगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि 1 बन जाने वाला है। तो ये भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा होगा। डिनोमिनेटर का काम खत्म हो चुका है। डिनोमिनेटर में तो जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, ध्यान से देखो, ये 1 है, ये भी 1 होगा, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, यही चाहिए था, ये मिल गया। न्यूमरेटर में क्या है कि ये 1 बन चुका होगा, मतलब कॉस पावर 4 अल्फा प्लस साइन पावर 4 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा में दिख रहा है। अगर यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाता तो हम इसको भी होल स्क्वायर में बना देते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से इस पे एक्सप्रेशन पे कोई डिफरेंस भी नहीं आएगा, और अब ये 2 भी बन जाएगा। तो हमें पहले 4 टर्म मिलकर के क्या दे रहे होंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा द होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये देखो ध्यान से क्या बन रहा है, 1, सो नाउ इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। यही हमें प्रूफ करना था। तो अब इस क्वेश्चन को देख करके तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेशन काफी लेंदी हो सकता है, हमें किसी भी स्टेप पे गिव अप नहीं कर रहा है। अगर गिव अप कर दिया तो क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। करते जाओ, हो सकता है कहीं गलत वलत हो रहा हो, वो ठीक है, तो एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तो धीमे धीमे समझ में आएगा, लेकिन गिव अप नहीं करना। गिव अप किया, ट्रिको गया। ठीक है ना, चलो नोट करो उसको।